हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा है धातु और अधातु। और इस टॉपिक में हमने कल की क्लास में देखा कि जब भी कोई धातु है ये किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है। तो मैंने कल बताया था कि जो धातुएं हैं, जो मेटल है, ये किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के लवण बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस देती है। आज की जो क्लास है जिसमें हमारा दो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, उसमें सबसे पहला आएगा सक्रियता श्रेणी और दूसरा आएगा अम्लराज। तो आपके सामने एक बोर्ड के ऊपर एक सारणी बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मध्य क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील है। ये क्या है? यही है सक्रियता श्रेणी, यही आज आपको पढ़ना है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी क्या है कि जो धातुएं हैं, इन धातुओं की जो क्रियाशीलता है, इन क्रियाशीलताओं के आधार पर इन धातुओं को एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसे ही आप सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ऊपर है, बीच वाली धातुएं मध्यम क्रियाशील है और सबसे नीचे वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। इनको एक अवरोही क्रम में अरेंजमेंट किया गया है, इनको एक रखा गया अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसे ही आज आप सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हो। ठीक है, मतलब इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर जो धातु आएगी वो सबसे ज्यादा क्रिया करने वाली होगी, बीच वाली धातुएं मिडल मध्यम क्रियाशील होगी, कम किसी के साथ क्रिया करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। सबसे नीचे वाली धातुएं बहुत कम क्रिया करती है, जैसे ये आपके सामने गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, ये सबसे कम क्रियाशील है। तो जो धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, इनकी जो क्रियाशीलता है, इन क्रियाशीलताओं के आधार पर इन धातुओं को एक अवरोही क्रम में रखा गया है, एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे आप सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हो। तो ये सक्रियता श्रेणी की परिभाषा हो गई आपके सामने कि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी। तो मेरे साथ आप एक बार परिभाषा नोट कीजिए कि धातुओं की वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आपके सामने एक सारणी बनी हुई है, इस सारणी में आपको कुछ धातुएं लिखी गई है जैसे ऊपर सोडियम है, पोटेशियम है गई, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो इन सभी धातुओं को उनकी जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे आज आप क्या कहते हो? सक्रियता श्रेणी। तो ये परिभाषा हो गई कि धातुओं की वह सूची जिसमें धातुओं की जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता के आधार पर इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे आप सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। अब इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर जो धातु आती है वो अधिक क्रियाशील होती है, बीच वाली धातुएं मध्यम क्रियाशील होती है और सबसे नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। तो ये तीन बेसिक बिंदु आपको लिखने हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे जो ऊपर आ रही है धातुएं, कौन कौन सी ऊपर आ रही है धातुएं ऊपर? तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सारी धातुएं हैं, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। बीच वाली धातु जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये धातुएं मध्यम क्रियाशील होती है। और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और मरकरी हो गया, ये सारी धातुएं सबसे कम क्रियाशील है। तो तीन बिंदु आप खुद लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आपके सामने
कि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर स्थित धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होगी, बीच वाली धातुएं मध्यम क्रियाशील होगी और सबसे नीचे वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होगी। अब देखिए जो ये K लिखा हुआ है, इस K को आप कहते हैं पोटेशियम, Na को कहते हैं सोडियम, Ca को कहते हैं कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये एक सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक बार इनको लिख भी लेता हूं। के यानी पोटेशियम हो गया, Na यानी सोडियम, इसलिए आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती है, इस वजह से आप इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सबसे नीचे आ गई धातु गोल्ड, सोना। ठीक है, यह सक्रियता श्रेणी है। तो 3 बिंदु आप लिख सकते हो। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशीलता, कोमा मध्य स्थित धातुएं मध्यम अभिक्रियाशीलता, मध्यम क्रियाशीलता लिख सकते हो, मध्यम क्रियाशीलता एवं सबसे नीचे स्थित धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। ठीक है, यह हो गई आपके सामने सक्रियता श्रेणी। क्या भाई ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील है, इन वास्ते तेल में डुबो रखा, किन में, केरोसिन के तेल में, किने किने, सोडियम और पोटेशियम धातुओं ने। बीच वाली धातु मध्य क्रियाशील है, सबसे नीचे वाली क्रिया करीज को नहीं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया। यह सक्रियता श्रेणी है और इनमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता है, उन क्रियाशीलता के आधार पर एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसे आप सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी में मैंने बता दिया कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम जितनी भी धातुएं हैं ये सबसे ऊपर आती है, इसलिए सबसे अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है, क्रिया कर लेती है। बीच वाली मध्यम क्रियाशील है, सबसे नीचे वाली कम क्रियाशील होती है। ठीक है, ये होती है सक्रियता श्रेणी। अब देखते हैं नेक्स्ट बिंदु, इसी में अम्लराज क्या होता है, जिसे आप शाही जल भी कह सकते हो। अम्लराज, एक्वारेजिया, विलियन, सारे के सारे इसी के नाम है। अम्लराज क्या होता है, तो देखिए एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। इनमें से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल का 1 अणु, इन दोनों को मिलाकर बना ताजा जो मिश्रण है उसे आप कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं भाई, अम्लराज या एक्वारेजिया। तो देखिए नेक्स्ट बिंदु है एक्वारेजिया।
रेजिया या अम्लराज। अम्लराज या एक्वा रेजिया, ये गजब की चीज है भाई। अम्लराज या एक्वा रेजिया ये क्या है? तो देखिए अम्लराज या एक्वा रेजिया क्या होता है, तो 3 भाग, पहले एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, 3 भाग HCl प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज या एक्वा रेजिया। याद रखना आपको, 3 अणु या 3 भाग तो है आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और 1 भाग है आपके सामने नाइट्रिक अम्ल का। इन दोनों को मिलाकर इनका जो मिश्रण बनता है उसे आप अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। देखा होगा आपने गांव के अंदर, भाई साहब हमारे गांव में देखते हैं कि जो जो मेरे पे या गांव में रहने वाली औरतें होती है, ठीक है, उनके पास में कोई ऐसे वैसे आ जाता है आदमी, कहते हैं कि आपका जो घर के अंदर पुराना सोना है वो मेरे को दो, मैं आपको चमका के उसको व्हाइट करके एकदम चमका के वापस दे देता हूँ, डबोल बना दिया करे, ठीक है, औरता ने, और वो इन्हें एक विलियन में डालिया करे, उन्हें धातु ने, मतलब सोना है जो भी है उसको उसके अंदर डालता है, वापस बाहर निकाल देता है, वो एकदम चमकने लग जाती है। ठाक उन्हीं औरता ने कह रही हो वो अटी जे ओई जे भाई साहब अम्लराज या एक्वा रेजिया, उसके भार में कमी आ जाएगी और फिर आपको पता है घर के अंदर झगड़े वगड़े होने शुरू हो जाते हैं। यही है भाई साहब एक्वा रेजिया या अम्लराज। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब गांव के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिसके पास कुछ एक ऐसा विलियन बना हुआ होता है, और वो गांव के अंदर फिरते रहते हैं कि भाई पुराना या खराब सोना है जिसके ऊपर पॉलिश नहीं है वो मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको चमका के वापस दे देता हूँ। तो वो जो विलियन होता है वो भाई साहब अम्लराज या एक्वा रेजिया ही होता है, जिसके अंदर जैसे ही वो सोने को डालता है तो सोने के ऊपर एकदम व्हाइट परत जम जाती है और वो चमकने लग जाता है, लेकिन वो गोल्ड को भी गला सकता है। मतलब जो सोना है उसके भार को कम कर देगा, तोलेंगे आप वापस तो उसके भार में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी। यही होता है एक्वा रेजिया या अम्लराज। ठीक है, क्या होता है ये? तो इस एक्वा रेजिया या अम्लराज विलियन में 3 अणु या 3 भाग होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल का। इन दोनों को लेकर मिलाएंगे और इनको मिलाने से बनता है एक्वा रेजिया या अम्लराज। ठीक है, अब ये जो एक ये अम्लराज है ये एक भभकता हुआ द्रव होता है, भभकता द्रव है, ठीक है, जो गोल्ड को भी गला सकता है। गोल्ड का मतलब जो सोना है भाई साहब को गला दिया, गोल्ड को भी गला सकता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, न तो इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये गोल्ड को गला सके, न नाइट्रिक अम्ल के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये गोल्ड को गला सके। भाई सोने को न तो गला सके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, न गला सके नाइट्रिक अम्ल, तो भाई साहब ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। कितने कितने भाग लिए, कि 3 लिया HCl, 1 लिया नाइट्रिक अम्ल, दोनों को मिलाया बनाया एक्वा रेजिया या अम्लराज। अब ये जो एक्वा रेजिया या अम्लराज है ये भभकता हुआ द्रव है जो गोल्ड को भी गला सकता है। बाकी ना तो इसके पास भाई साहब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये गोल्ड को गला सके, ना इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये गोल्ड को गला सके। ठीक है, और इसका उपयोग आप देख रहे हो कि ये प्लेटिनम को भी गला सकता है, जो प्लेटिनम होता है उसको भी गला सकता है, प्लेटिनम को भी गला सकता है। और ये एक प्रबल संक्षारक पदार्थ है, प्रबल संक्षारक पदार्थ है। ठीक है,
ये भाई साहब आपके हो गया अम्लराज या एक्वा रेजिया। इसमें आपको सीधे सीधे याद रखना है। देखो मैंने वो जो भी बोला है वो हंसी मजाक में बातें हैं वो तो, लेकिन आपको ये जो मैंने ये 7-8 बिंदु लिखे हुए आपके सामने, कम से कम यही बिंदु याद करने कि एक्वा रेजिया या अम्लराज पूछे तो आपको क्या लिखना है कि 3 भाग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का जो ताजा मिश्रण होता है, इन दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसको आप अम्लराज या एक्वा रेजिया करते हैं। ये एक बबकता हुआ द्रव होता है जो गोल्ड यानी सोने को भी गला सकता है। बाकी देखो आप सोच रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोने को गला दे, नाइट्रिक अम्ल सोने को गला दे, भाई साहब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये क्या करते हैं दोनों को मिला लेते हैं और बना लेते हैं एक्वा रेजिया अम्ल राज। वो फिर क्या करेगा, वो इस गोल्ड को या सोने को गला लेगा, प्लेटिनम को भी गला सकता है और एक प्रबल संक्षारक पदार्थ है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के पीछे ये जो मैंने अभी तक कहानी बताई थी जो हंसी मजाक में कि ये एक जो सोना है उसके भार को कम कर देता है, उसको चमका देता है, ये एक एनसीईआरटी के पीछे प्रश्न भी लिखा हुआ है, तो उसका उत्तर यही है भाई, एक्वा रेजिया या अम्लराज। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।